जिन्होंने इस वर्ष की जो नीट का एग्ज़ाम है उसको इन्होंने टॉप किया और अच्छी रैंक के साथ में पास किया है। जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो करना कितना सही है, कोचिंग ज्वाइन करना कितना सही है, कोचिंग के बिना भी क्या सिलेक्शन हो सकता है? मेरा तो सिलेक्शन कोचिंग के बिना ही हुआ है। आपने तैयारी करी, आप अपनी स्ट्रेटेजी बताएं कि आप किस प्रकार तैयारी करते थे, आपका डेली रूटीन क्या होता था? जब नीट की तैयारी करते थे तो कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ाई करते थे वो बताएं। ऑनलाइन मोड में कहाँ कहाँ से स्टूडेंट हेल्प ले सकता है नीट की तैयारी करने के लिए? नमस्कार, मैं पृथ्वीराज और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप नीट की तैयारी कैसे करें, यानी कि जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं शुरुआती लेवल से वो डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। डॉक्टर बनने का भी एक प्रोसेस होता है, नीट का एग्ज़ाम देना होता है। तो नीट के एग्ज़ाम कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से नीट के एग्ज़ाम को टॉप करें, वो बात इस वीडियो में करने वाले हैं। हमारे साथ में मधु सुथार हैं, जिन्होंने इस वर्ष की जो नीट का एग्ज़ाम है उसको इन्होंने टॉप किया और अच्छी रैंक के साथ में पास किया है। तो इनसे बात करते हैं नीट की क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है। नमस्कार जी। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप ये बताएं कि जो स्टूडेंट नीट की तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपनी इस बार की रैंक और कैसे पास आउट हुआ वो बताएं। इस बार मेरे मार्क्स जो थे 660 थे। ऑल इंडिया में मेरी रैंक 4560 है और ओबीसी कैटेगरी में 1528। बहुत बढ़िया, अच्छी रैंक आपने हासिल करी। अब आप ये बताइए कि जो बच्चे हैं, भले वो शहर से हैं या गाँव से हैं, वो शुरुआत से अगर डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा है जो डॉक्टर बने, तो वो बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाई करवाएं? पहले तो मेन जो नीट की तैयारी है वो 11-12 से शुरू होती है। बिल्कुल। तो एक तो है कि आप 12th के साथ क्लियर कर सकते हैं। अगर 12th के साथ आपका क्लियर नहीं होता है तो आप 1-2 साल और तैयारी करके, हर जगह आज कोचिंग सेंटर में नीट की बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है, तो आप वहाँ से तैयारी करके आगे अपना ये नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो ये इसमें ऐसा भी कुछ होता है कि भाई बच्चा जब 10th कर रहा है, 10वीं में पढ़ रहा है, तब भी उसके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि मुझे नेट का करना है, या उस टाइम कोई ये विचार करने की ज़रूरत नहीं है? मन में तो होना चाहिए कि हाँ आगे, क्योंकि 10th तक तो बच्चा ये सोच ही लेता है कि उसको आगे क्या करना है, किस लाइन में जाना है। तो मन में होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि हाँ नीट का एग्ज़ाम देना है। तो 10th तक आप नॉर्मल अपने पढ़ाई कीजिए स्कूल की। मेन तो 11th से शुरू होता है। आपको नीट देना होता है तो 11th में कौन से सब्जेक्ट का चयन करना होता है? अगर नीट का एग्ज़ाम देना है तो मेन आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। इसके बाद में एक जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो करना कितना सही है? आज के टाइम फाउंडेशन कोर्स वैसे फ़ायदेमंद तो बहुत होता है, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि हाँ फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए। एक एग्ज़ाम 12th के साथ में दिया जा सकता है, यानी जब 12th के एग्ज़ाम होते हैं उस टाइम नेट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। हाँ, 12th के साथ एग्ज़ाम जो दिया उसमें लगभग अपना ये एवरेज देखें तो कम लोगों के साइन हो पाते हैं। उसके बाद में तैयारी कैसे करें? एक बार आप जब 12th के साथ अटेम्प्ट दे चुके तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि हाँ पेपर कैसा आएगा, वहाँ क्या माहौल होगा। तो एक डर तो ये ख़त्म हो जाता है जब आप एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं तो, कि एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा, क्योंकि एक बार जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट 12th के साथ दिया है तो वो पता चल जाता है। मेन तो उसके बाद जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो 1 साल आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, अभी आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है, तो हर जगह अपने जोधपुर में भी, और अगर आप सीकर जा सकते हैं, कोटा वगैरह जा सकते हैं, तो तैयारी होती है हर जगह 1 साल। कोचिंग ज्वाइन करना कितना सही है, कोचिंग के बिना भी क्या सिलेक्शन हो सकता है? मेरा तो सिलेक्शन कोचिंग के बिना ही हुआ है, लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि आप भी अपने ऊपर ही निर्भर रह के बिना कोचिंग के सिलेक्शन लेने का रखें। वो तो ये है कि आपके कॉन्सेप्ट वगैरह कैसे, जैसे मेरे 12th के साथ मैंने 11th-12th के साथ अच्छे से पढ़ाई की, तो मेरे कॉन्सेप्ट इतने वीक नहीं थे, तो मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं अगर सेल्फ स्टडी करूँगी तो मेरा हो जाएगा। लेकिन आप मेरे से ये गलत प्रेरणा मत लीजिए कि सेल्फ स्टडी से हो ही जाएगा। अगर आपको कोचिंग की नीड है तो आप ले सकते हैं, कोचिंग लेना भी ज़रूरी है। कोचिंग करना ज़रूरी भी है, लेकिन इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो बिना कोचिंग के हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं ये तो साफ़ हो जाता है कि आजकल यूँ देखें तो जो कोचिंग संस्थान है जो नीट की तैयारी करवाते हैं उनकी फ़ीस लाखों में है और लाखों रुपए में खर्चे हैं। तो अगर गाँव का कोई गरीब परिवार है वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाता है, तो वो बच्चे घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं क्या? हाँ, घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, लेकिन घर बैठ के तैयारी करने के लिए, क्योंकि जब हम कोचिंग जाते हैं तो वहाँ हमें कोई कहने वाला होता है, हमारे टीचर होते हैं जो हमें कहें कि हाँ पढ़ो। लेकिन जब आप घर पे तैयारी करते हैं तो वो सब चीज़ सिर्फ मन की होती है कि आपको मन से पढ़ने बैठना है, मन से उठना है, मन से सब कुछ करना है। और अगर पैसे की रही बात तो हाँ, आज के टाइम जो नीट की जितनी भी तैयारी करवाई जा रही है कोटा वगैरह में, सीकर वगैरह में, फ़ीस तो सबकी लाखों में ही है। लेकिन अगर आपको लगता है तो फिज़िक्स वाला जो है
वो बहुत सस्ते में आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है आज के टाइम पे। ऑनलाइन मोड में जो कर रहे हैं ऐप वगैरह, वो वाली बात कर रहे हैं? ऑनलाइन में भी सस्ती है और ऑफलाइन भी जो फिजिक्स वाला चला रहा है आज के टाइम पे वो भी सस्ता ही है। सस्ते में कोचिंग मिल रही है तो वो भी आप कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन मोड है यूट्यूब वगैरह, जो ऐप में कोर्सेज वगैरह मिल रहे हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपने तैयारी करी, आप अपनी स्ट्रेटेजी बताएं कि आप किस प्रकार तैयारी करते थे, आपका डेली रूटीन क्या होता था जब आपकी अच्छी वाली तैयारी चल रही थी, उस टाइम की बात करें। मेरी अच्छी वाली तैयारी तो मैंने नवंबर में शुरू की थी, मतलब 2022 नवंबर में मैंने मेन अपनी तैयारी शुरू की थी। तो पहले तो मेरा था कि एक बार मैं सारे कॉन्सेप्ट पहले अपने जो थोड़े बहुत भूल गई थी, क्योंकि एग्ज़ाम जुलाई में दिया था, जुलाई के बाद इतने महीने निकल गए, तो एक बार कॉन्सेप्ट को दोबारा से टच करना ज़रूरी था। तो पहले तो मैंने नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने मेन सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट वगैरह पे फोकस किया। उसके बाद जनवरी में मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। जनवरी में मैंने पहले फ़िज़िक्स वाला की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की। उसके बाद उसी टाइम कुछ दिन बाद एलन की भी जनवरी में टेस्ट सीरीज़ शुरू हुई थी, वो ऑफ़लाइन थी। तो फिर मैंने बाद में एलन की ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की। मेन तो मैंने जनवरी के बाद टेस्ट पे ही ज़्यादा फोकस किया था। पहले आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद में आपने टेस्ट ज्वाइन किए। तो मैं ये जानना भी चाहूँगा कि जो 11th-12th का सिलेबस होता है, उसके अंदर से कितने परसेंटेज सिलेबस तो उसी में से क्वेश्चन आते हैं? मेन तो नीट में सारा जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुक्स आती है, क्योंकि जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स है वो एनसीईआरटी नहीं है। अच्छा। तो उनको थोड़ी है, लेकिन सीबीएसई में एनसीईआरटी की बुक्स ही चलती हैं। तो जो 11th-12th में पढ़ाया जाता है वही सब कुछ नीट में सेम वही एग्जैक्ट वहीं से आता है। अच्छा, आप जब नीट की तैयारी करते थे तो कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ाई करते थे, वो बताओ। मेन तो मेरा था कि मैं सिर्फ जो एनसीईआरटी की बुक्स है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के लिए एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़ती थी। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए फ़िज़िक्स वाला के ऑनलाइन क्वेश्चंस मिलते थे। अच्छा, तो वहाँ वो से लेते थे। हाँ, फ़िज़िक्स वाला के ऑनलाइन क्वेश्चंस ही मैं करती थी। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगे, उस टाइम स्टूडेंट की क्या रणनीति होनी चाहिए? टेस्ट सीरीज़ वगैरह, मतलब टेस्ट सीरीज़ भी कई कई प्रकार की होती हैं, कोई इसमें क्वालिटी है, किसी में क्वालिटी नहीं है, तो वो कैसे चेक करें, कौन से टेस्ट दें, किस प्रकार के टेस्ट दें? देखो मेन तो यही है कि पहले जब लास्ट का कुछ टाइम बचता है, तो ये 1 महीने की या 2 महीने की कहानी नहीं है नीट की तैयारी। वो कहने को सालों साल की कहानी होती है कुछ लोगों के लिए तो। हाँ, सालों साल की कहानी है। तो पहले तो ये है कि आप जब पूरे साल मेन अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करो, उसके बाद लास्ट में आपका पूरा जो जोर है वो टेस्ट सीरीज़ पे होना चाहिए। और टेस्ट सीरीज़ भी सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ टेस्ट दे ही रहे हो और मतलब उसको टेस्ट दिया, उसके बाद आपके क्या गलत हुए क्वेश्चन, क्या सही हुए, वो टेस्ट की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और क्या टेस्ट सीरीज़ सही है क्या नहीं है, आज के टाइम तो वैसे अगर देखा जाए तो जो एलन और आकाश की टेस्ट सीरीज़ है वो अच्छी है। अगर उसमें भी बात की जाए तो मेरे हिसाब से जो एलन की टेस्ट सीरीज़ थी वो मुझे सबसे अच्छी लगी, तो एलन की बेस्ट टेस्ट सीरीज़। अच्छी जगह से आप टेस्ट दें ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि आजकल ऑनलाइन मोड ज़्यादा हो गए तो टेस्ट सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा आने लगी है। और हमने ये भी सुना है कि काफ़ी जो भ्रामक टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले, ताकि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है, पर वो टेस्ट सीरीज़ उनके बनाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहे। क्वेश्चन तो नीट में सिंपल ही आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वो अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही कॉन्सेप्ट बनेगा। इसलिए मेन मकसद उनका भयानक क्वेश्चन डालने का यही होता है कि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो स्टूडेंट का। और ऑनलाइन मोड में कहाँ से स्टूडेंट हेल्प ले सकता है नीट की तैयारी करने के लिए? मेन तो अगर यूट्यूब वगैरह से हमें सब कुछ मिल जाता है। उसके अलावा फ़िज़िक्स वाला का ऐप है, तो फिज़िक्स वाले के ऐप पे बहुत ऐसे तो उनके सारे कंटेंट आजकल मतलब खरीदने पड़ते हैं, वो पेड है मतलब। पेड कंटेंट है सब कुछ, लेकिन फ्री कंटेंट भी उनका मिल जाता है। उनके मतलब क्वेश्चन वगैरह बहुत कुछ फ्री भी मिल जाता है। ये तो हो गई तैयारी की बात कि भाई इस प्रकार से तैयारी की जा सकती है। दिन में कितने क्या घंटे पढ़ना होता है लगभग? ऑन एन एवरेज मेरा मानना तो ये है कि अगर आप रोज़ पढ़ रहे हो तो 10 से 11 घंटे तो कोशिश करो कि आपकी पूरी प्रोडक्टिव पढ़ाई हो। जैसे अगर आप 12-13 घंटे बैठ रहे हो तो इसका मतलब 12-13 में से आपके 10 घंटे या 11 घंटे प्रोडक्टिव हैं। तो 10-11 घंटे तो पढ़ना ही है, और वो डिपेंड करता है। जैसे मैं रेगुलर नहीं रह पाई, तो मैं जब भी पढ़ती थी तो मैं कोशिश करती थी कि 13-14 घंटे तो कम से कम 12 घंटे तो लगाऊं कम से कम। एक ये भी बात मैं करूँगा कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं, फिर उसको फॉलो करते हैं। क्या ऐसा ज़रूरी है, या फिर कि भाई कभी एक दिन 15 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 10 घंटे, एक दिन 2 घंटे ही पढ़े, ऐसे भी चलता है?
नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो भले अगर आप रोज़ 2 घंटे पढ़ रहे हो तो वो रोज़ 2 घंटे पढ़ो। रेगुलरिटी रखना जरूरी है। हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आज आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, कल आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एग्ज़ाम होता है नीट का, एग्ज़ाम देने जाएं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एग्ज़ाम से पहले? मेन तो ये है कि आप उससे 1 दिन पहले जैसे अगर आपका कल एग्ज़ाम है, तो आज आपके मन में एकदम शांति, आप एकदम धैर्य होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कल का एग्ज़ाम जो होगा वो अच्छा ही होगा। मन में पहले तो 1 दिन पहला ही जो 1 दिन पहला वाला दिन होता है, वो मेन होता है कि आप कितना मन में पेशेंस है, आप में कितना कॉन्फिडेंट हो आप अपने कल के लिए। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो तो उस टाइम ज़्यादा डर तो होता है, डर अपनी जगह सही है, लेकिन घबराना नहीं है उसमें कि हाँ भाई एग्ज़ाम है, क्योंकि आधी चीज़ें घबराहट से ही गलत हो जाती हैं। घबराना नहीं है। यानी एक मैं ये भी जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए काफ़ी सारी बुक्स इकट्ठी कर देता है, यानी बुक्स पूरी भर देते हैं एकदम, यानी कोई भी आए तो उसको लगना चाहिए कि भाई बंदा नीट की तैयारी कर रहा है। ज़्यादा बुक्स पढ़ना चाहिए या फिर एक ही बुक्स को, अच्छी बुक है उसको बार बार पढ़ना चाहिए? मेरा तो यही मानना है कि मेन तो एनसीईआरटी है। आप एनसीईआरटी बायो के लिए तो आप एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब छुए मत। अगर आप कोचिंग वगैरह जाते हो तो कोचिंग वाले भी अपने मॉड्यूल वगैरह देते हैं, लेकिन मैं कभी जैसे जो कोचिंग जाते हैं मैं उनको यही कहती हूँ कि आप बायो के लिए तो कभी उनके मॉड्यूल पढ़ो ही मत। बायो के लिए सिर्फ आप कॉन्सेप्ट आपका कोचिंग में बन गया, अब आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। उसके बाद क्वेश्चन वगैरह करने के लिए आप एक बुक रख लो, ऐसा नहीं आप 1000 बुक रख रहे हो, क्योंकि अगर आप उस एक बुक को 1000 बार पढ़ लोगे ना तो वही बहुत है। अच्छा, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में थे, स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा तकलीफ, सबसे ज़्यादा परेशान कौन सा सब्जेक्ट करता है? बायो वाले मतलब स्टूडेंट्स को तो मेन फिज़िक्स ही परेशान करती है। अच्छा, उसके लिए फिजिक्स पर थोड़ा जोर देना ज़रूरी है? फिज़िक्स पे परेशान इसलिए करती क्योंकि पहले तो उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं बन पाता है। मेन दिक्कत स्टूडेंट्स में यही आती है कि उनका फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। उन्हें वो सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। पहले आप कॉन्सेप्ट बनाओ, अगर आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है फिर आप उस कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन लगाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट का मेन कॉन्सेप्ट ही अगर वीक रह गया फिर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, इसलिए फिर स्टूडेंट को मेन सबसे डर फिज़िक्स से लगता है। बिल्कुल, अच्छी तैयारी उसने कर ली पूरी, फिर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है। एग्ज़ाम हॉल में बैठ के पेपर अटेंड करने तक की कहानी में उसको क्या ध्यान रखना है, अपने माइंड को कैसे सेट रखना है? पहले तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको कहाँ से पेपर शुरू करना है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 है, तो आप पहले से हम इतने सारे मतलब 30-40 टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो आपके माइंड में एक होना चाहिए कि आप पहले फिजिक्स से पेपर स्टार्ट कर रहे हो या केमिस्ट्री से या बायो से। मेन तो सब बायो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बायो क्या होती है कि सबकी स्ट्रांग होती है। अब वो नीट का पेपर देने जा रहे हैं तो बायो सबकी स्ट्रांग होती है। तो जब आप बायो का आधा पेपर कर लेते हो, क्योंकि 50% पेपर बायो ही आता है, तो अगर आप बायो का आधा पेपर कर लेते हो तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप पहले फिजिक्स शुरू करोगे, 1-2 क्वेश्चन से भी अगर आपको डर लग गया तो आगे का पेपर ख़राब हो जाता है। तो पहले तो आपकी यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको पेपर स्टार्ट कहाँ से करना है, फिजिक्स से करना है, बायो से या केमिस्ट्री से। उसके बाद अगर जैसे कोई क्वेश्चन होता है कि 1-2 क्वेश्चन आप अटक जाते हो तो उस क्वेश्चन पे रुके नहीं रहना है। आप उस क्वेश्चन को एक बार के लिए छोड़ दो, पूरा पेपर करो, आखिर में आपका एक फ्लो बन जाता है। वो क्वेश्चन जो आपने पहले छोड़ा था वो 1 मिनट में हो जाता है। तो उस एक क्वेश्चन पे आप पहले 5 मिनट लगा रहे थे, अब लास्ट में 1 मिनट में वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, उस एग्ज़ाम हॉल के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? माइनस मार्किंग भी होती है क्या? हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती तो है। नेगेटिव मार्किंग से बचें कैसे और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, बताएं? नेगेटिव मार्किंग से बचने का तो यही तरीका है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है, आप पूरा कॉन्फिडेंट हो, तो ही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, या आप थोड़ा बहुत आइडिया भी लगाते हो। मेन तो यही है कि आप पहले उस क्वेश्चन पे आप किसी पे अटक रहे हो तो उसको एक बार के लिए छोड़ दो, अगर वो नहीं हो रहा है तो। ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है। हाँ, उस क्वेश्चन पे अगर आपने ज़्यादा टाइम दे दिया तो आगे आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का तरीका यही है कि अगर आप अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट हो तो ही अटेम्प्ट करो, वरना कोई मतलब नहीं आप -1 करवा रहे हो, बाद में गलत हो रहा है। उसके बाद अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करी जाए तो टाइम मैनेजमेंट अच्छी उसी की होती है जो टेस्ट देता है। जिसने जितने ज़्यादा टेस्ट दिए उसकी उतनी अच्छी टाइम मैनेजमेंट हो जाती है। तो मेन तो आप फोकस इसी पे करो कि जब आप इतने सारे टेस्ट दे रहे हो तो वो टेस्ट इसी हिसाब से बनाए गए हैं कि आप किस तरीके से उस दिन जो आपका मेन दिन है, जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे, उस दिन आपका टाइम कैसे मैनेज हो। आपका मानना है कि टेस्ट सीरीज का अहम रोल है। जब आप टेस्ट देती थी खुद बैठ के, तो उस टाइम ये टाइम वगैरह देख के टेस्ट देते थे या फिर ऐसे ही फ्री टाइम देते थे?
नहीं, एक तो होता था कि जैसे हम एलन की टेस्ट सीरीज जो मैं देती थी तो वो सेंटर पे जाके दे, एलन के सेंटर, सेंटर पे जाके देनी होती थी। हाँ वो एलन की टेस्ट सीरीज सेंटर पे जाके देनी होती थी, तो वो तो टाइम के हिसाब से चलती थी, 3 घंटा 20 मिनट। और बाकी जितने भी टेस्ट मैं घर पे देती थी या ऑनलाइन देती थी, तो ऑनलाइन में भी फ़ोन पे वो टाइम के हिसाब से ही चलता था। जो मैं खुद से देती थी उसको भी मैं टाइम के हिसाब से ही देती थी। बिल्कुल, ताकि उससे एकदम सटीक एनालिसिस आपका हो पाए। और क्या कहना चाहते हैं, कुछ मुख्य टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अगर एग्ज़ाम क्रैक करने की, तो वो बताएं आप। मैं तो यही कहूँगी कि आप पूरे साल ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम से तैयारी करो, इधर उधर की मत सुनो ज़्यादा। जो वही बताया है मधु सुथार ने, जो चीज़ें बताई हैं, जो हमारे माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है और ना ही मधु ने कोई किसी कोचिंग अटेंड करी आपने, और जो चीज़ें बता रहे हैं ना किसी का ये पेड प्रमोशन हो रहा है, ये रियल चीज़ें हैं जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये रियल चीज़ें हैं, इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दे सकते हैं, अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी आने वाली नीट एग्ज़ाम है उसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है, काफ़ी हेल्पफुल रहा है, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अपने पढ़ाई करने वाले सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मधु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए इतनी कीमती जानकारी प्रोवाइड करी। धन्यवाद। थैंक यू। खमा गणी।